See, for addressing the questions, you need to know about certain directive words. आपको सबसे पहली बात ये directive words को यूज करना आना चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन आस्क एनालाइज, ठीक है, तो आपको एनालाइज में क्या करना होता है. बहुत ही लेमन तरीके से समझिए कि अगर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और इस बोला गया है कि इसका एनालिसिस करिए. हम एग्जाम जब अपने प्रैक्टिकल्स करते थे स्कूल टाइम पे तो होता था कि इस चीज़ को एनालाइज करके बताइए. अनियन पील की स्लाइड होती थी और उसको बोलते थे इसको एनालाइज करो. तो व्हाट एनालिसिस आस्क फॉर, इट आस्क फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. आपको इन डिटेल बताना है उसमें कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट इज़ यूज्ड, और उस बेसिस में आंसर लिखना है. Example, if the question is analyze the impact of globalization on India's economy. Now, if it is asking the analyze करो, तो analyze जब आप करोगे तो आपको एक बहुत in detail बताना है कि क्या क्या impact इसने create किया है. Now, certainly when it is about impact, तो impact किसी भी चीज़ का positive भी होगा और negative भी होगा, ठीक है. तो positive impact एंड नेगेटिव इम्पैक्ट. नाउ ये आपकी दो हेडिंग्स बन जाती हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. अब आपका जो एक इंट्रोडक्शन हो गया वो ग्लोबलाइजेशन हो गया. आपने दोनों इम्पैक्ट्स बता दिए. पॉजिटिव क्या है, जैसे कि जीडीपी का ग्रोथ होना है ना, एफडीआई वगैरह का आना. ऑन द अदर हैंड्स नेगेटिव में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है, डिसरप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह हैं. तो इस तरीके से आपने दोनों को बैलेंस करके लिख दिया. somebody is asking about the timings on Saturday. It is 2 to 5 p.m. You can come in the mentorship session. ठीक है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से आपने दो कर दिया और आपने उसको क्वेश्चन को कर दिया. तो वेन एवर देर इज impact of something asked in the question, try to address both the positive and negative. On the other hand, when it is asked about analyzing, then give a brief, very depth explanation about the phenomena and everything which is required. Now let's move ahead. The second word is critically analyze. Now what you have to do, you have to similarly you have to analyze and give a critique to that. Critical analyze का मतलब होता है कि आप in depth analysis करके उसमें कुछ critique भी दें. That is the meaning of critical analysis. For example, the question is critically analyze the effectiveness of PDS system in ensuring food security in India. ठीक है. आप बता दीजिए कि PDS सिस्टम में अब DBT वगैरह भी लेके आ गए हैं. दैट इज हेल्पिंग इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया. नाउ सिंस इट इज आस्किंग क्रिटिकली एनालाइज, तो पहले आपकी एक हेडिंग होगी कि हाउ PDS इज हेल्पफुल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. PDS किस किस तरीके से फूड सिक्योरिटी कर रहा है. यू विल राइट सर्टेन पॉइंट्स ऑन दैट. एंड सिंस इट इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको कुछ क्रिटिक्स देना है कि भाई लीकेजेस हैं अभी भी, या फिर लास्ट बहुत से लोग हैं जिनके अभी भी इस PDS सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं उसको नहीं ले पा रहे हैं. तो इस तरीके के आप कुछ क्रिटिक्स बताइए एंड देन फॉलोड बाय द कंक्लूजन. कंक्लूजन बहुत अच्छे से लिखना है, बिकॉज सी इफ यू आर समिंग अप समथिंग ऑन अ गुड नोट, that will certainly help you to get good marks in the paper. तो आप conclusion को बहुत ही अच्छे वे में अगर conclude करें, for example use of SDG इस हमारे गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं. आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस, और जहाँ भी आपके क्वेश्चन में फिट हो सके ट्राई टू यूज इट इन दी कंक्लूजन. नाउ इवेल्युएट. नाउ when you are evaluating something, then evaluating is to add value to something. Evaluate will also have, right, since see for example I have given you a copy of your friends and I have asked you to evaluate the copy. So certainly आप पूरी कॉपी चेक करोगे, आप मार्क्स दोगे. सम लाइक 50 में से अगर आपने 44 दिए हैं, ठीक है, तो ये आपने दिया, बट आप लिखोगे कि यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन और बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके आंसर अच्छे हैं. हाउएवर यू नीड टू डू दिस. सिमिलरली आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो आप देखते होगे आपकी कॉपी में आपकी स्ट्रेंथ बताई दी जाती है एंड देन आपको बताया जाता है कि
क्या आप और कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन द क्वेश्चन आस्क टू इवेल्युएट. ठीक है, इवेल्युएट करने को पूछेगा. फॉर एग्जांपल, इवेल्युएट द रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इंडिया. जुडिशरी ने कैसे कैसे इवेल्युएट किया है, मतलब अपहोल्ड की है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसको इवेल्युएट करना है. सो सर्टेनली आप पहले बताओगे कि किस तरीके से जुडिशियल सैंक्टिटी मेंटेन है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कैसे किया है, फॉर एग्जांपल डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से, देन रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करके. फिर आप कुछ एग्जांपल भी दोगे कि जब भी ऐसी प्रैक्टिसेस आई जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फ्रिंज हो रही थी, फॉर एग्जांपल एनजेक केस, तो जुडिशरी ने उसको क्या किया, क्वैश किया. इस तरीके से बताया. हाउएवर व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड कि जुडिशरी और स्ट्रेंथन होके काम कर सके, ये आप बताओगे. दैट विल बी इवेल्युएटिंग द क्वेश्चन. सो दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन इट आस्क्ड अबाउट इवेल्युएशन. सिमिलरली critically evaluate also talks about evaluating it and then providing a critique to it. ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इवेल्युएट किया था तो आपने बताया कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. हाउएवर जब आप क्रिटिकली इवेल्युएट करोगे तो व्हाट इज गुड, व्हाट आर द चैलेंजेस और द लैक्यूनास प्रेजेंट एंड व्हाट शुड बी डन, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन इट इज अबाउट क्रिटिकली इवेल्युएशन. फॉर एग्जाम्पल, critically evaluate how digital India helps in bridging the educational divide in India. तो इसमें आपको क्या करना है, पहली हेडिंग हो गई कि कैसे डिजिटल इंडिया इज ब्रिजिंग द एजुकेशनल डिवाइड. तो आप बताएंगे कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी है बच्चों को जो पढ़ नहीं पा रहे थे, देन जो रिसोर्सेज हैं वो अब कहीं से बैठ के कोई भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, देन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो आपके जो लर्निंग हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास बेस्ड नहीं हो सकती. बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो फार फ्लंग ऑनलाइन मोड से बच्चे एक्सेस करके और अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहे होते हैं. सो ये सब हो गया. देन what are the challenges present because it is critically evaluate. तो आप बताएंगे कि कैसे डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, रूरल अर्बन के बीच में किस तरीके से अभी जेंडर के बेस में भी आप देखेंगे कि उतना द नंबर ऑफ मोबाइल फोन विच men are using is not equal to what the women are using. फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, लैक ऑफ एडिक्वेट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट के लिए, या फिर पावर डिस्ट्रप्शंस हैं जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पा रही हैं. सो ये सब आपने बताया एंड व्हाट फर्दर नीड्स टू बी डन टू स्ट्रेंथन दिस. तो ये आपने बता दिया, तो आपने इसको इवेल्युएट करके उसका क्रिटिक दे दिया. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली डिमांडेड फ्रॉम यू व्हेन इट इज आस्क्ड अबाउट क्रिटिकली इवेल्युएट. सी द रीज़न ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस इज कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं, मेंटोरशिप में भी बोलते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कहाँ से स्टार्ट करना है. रीज़न बीइंग आपको ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है. व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन आप उसी में से पॉइंट्स फ्रेम कर लेंगे आपकी हेडिंग, और आप उसके अंदर पॉइंट्स लिख के अपने आंसर को ब्यूटिफुली प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एग्जामिन. नाउ एग्जामिन इज when you are examining something, what is there, you will provide the detailed aspects कि क्या क्या aspects उसके साथ linked है. So anything when it is asked to examine, आपको उस चीज़ के साथ जो भी aspects linked हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताना है. Examine the factors leading to the rise of regional political parties in India. ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो जो फैक्टर्स होंगे, नॉट कि आप एक सिंगल डायरेक्शन पे चले. एग्जामिन का मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको सबको लेके आना है. जैसे कि अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए देखें तो कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स थे जिसके कारण रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई हैं. आप एग्जांपल दे सकते हैं साउथ इंडिया की कुछ पार्टीज़ की. देन निगलेक्ट ऑफ रीजनल इश्यूज जो हैं वो कई बार जो नेशनल पॉलिटिक्स हैं वो उसको नहीं लेती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि कुछ रीजनल पार्टीज आई हैं. देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्रीज फोकस ऑन रीजनल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन. रीजनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है अब, तो इन ऑर्डर टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द रीजनल पीपल, इस तरीके से रीजनल पॉलिटिक्स इंक्रीज हो रही है. देन
सर्शन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, सब नेशनलिज्म बढ़ रहा है लोगों में, और ये भी एक रीज़न है रीजनल पार्टीज़ को राइज होने का। तो आपने देखा डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने लेके आए कि किस तरीके से रीजनल एस्पेक्ट्स राइज हो रहे हैं, और उन्हीं पे आपको एग्जांपल्स देना है कुछ कुछ रीजनल पार्टीज़ का। आप तमिलनाडु की पार्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, कर्नाटका, यूपी में बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं, देन महाराष्ट्र में। सो आप इनको कुछ एग्जाम्पल देके अपना आंसर ईजिली लिख सकते हैं। Now the other keyword is discuss. When you are discussing something, what is needed by you is, हम जैसे बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के साथ कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपना एस्पेक्ट देंगे, फॉलोड बाय आप अपने एस्पेक्ट को कुछ एविडेंशियल वैल्यू देंगे, और आखिरी में एक बैलेंस्ड अप्रोच पे वो ख़त्म होती है डिस्कशन। अगर डिस्कशन बैलेंस्ड अप्रोच में ख़त्म नहीं होगी तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाती है, राइट। तो सिमिलर इज रिक्वायर्ड व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स फॉर डिस्कसिंग समथिंग। डिस्कस करने को बोल रहा है, दैट मीन्स हमने अपने व्यूज़ रखे, फॉलोड बाय सर्टेन एग्जाम्पल्स की किस तरीके से इस चीज़ को हम वैलिडेट कर रहे हैं, एंड देन उसको कंक्लूड करना ऑन अ बैलेंस्ड नोट। डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हमको डिस्कस करना है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। नाउ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, अभी आप ये चीज़ देख रहे हैं कि हमने पूरे इसमें कोई भी बुक्स का रेफरेंस या फिर कुछ नहीं लिया है। इट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और इस हिसाब से पॉइंट जनरेट करना। दिस इज फर्स्ट थिंग विच इज़ नीडेड बाय यू टू बिल्ड इन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू हैव गुड कमांड इन द आंसर राइटिंग। अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, एवरी फैमिली इन इंडिया हैज़ सम और दी अदर एग्रीकल्चरल लिंकेजेस होते हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है, सोइंग। ठीक है, या जो सोइंग करने के लिए आप क्या करेंगे, जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं, देन नाउ यू आर यूजिंग दी बायो फोर्टिफाइड सीड्स। व्हाट इज़ दैट, बायोटेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। देन आप पानी डालने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंकलर्स। व्हाट इज़ दैट, स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी। देन आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ नैनो यूरिया, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी। फिर जब प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसको कट करने के लिए मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी। अगर आपका कोई पेरिशेबल क्रॉप है एंड यू आर स्टोरिंग इट इन दी कोल्ड स्टोरेज, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मार्केट तक, सो यू रिक्वायर ट्रक्स एंड ऑल, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी। आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कोई लीकेजेस ना रहे एंड यू आर यूजिंग GPS इन टू दैट, दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी। नाउ सी, हमें यहाँ पे विदाउट कोई भी बुक्स या कुछ भी, हमने एक जनरल अपना एक सेंस यूज़ करके देखा कि कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नाउ विथ एवरी पॉइंट आई हैव गिव यू दी एग्जांपल्स कि कौन कौन सी मशीनरीज है। तो यही डिस्कस में करना होता है, आपने पॉइंट दिया, उसके नीचे एग्जाम्पल दिया और फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच में उसको ख़त्म किया। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन करना होता है तो यू हैव टू टेल इट हाउ दैट समथिंग हैज़ हैपेंड। ठीक है, एंड वाई समथिंग हैज़ हैपेंड। यू हैव टू प्रोवाइड द क्लियर, कंसाइज एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दैट। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स रेलेवेंस टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हेन इट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड, ये आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए अगर एक्सप्लेन है, हाउ एंड व्हाई, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। तो व्हाई आपको पता है कि पहले आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझा दिया, एंड व्हाई इट हैपेंड कि ओइंग टू दी जो भी डिमांड्स हैं कि लोग जो है उनका यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका था कि दे वर यूटिलाइजिंग इट विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट दी नेक्स्ट जनरेशन, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया। देन हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेलेवेंट होगा, तो फिर उसके अंदर पे हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, और क्लाइमेट को बचा पाएंगे। देन किस तरीके से बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको आप अलाइन करके इसके अंदर पॉइंट्स लिखिए, फॉलोड बाय यू हैव टू गिव रेलेवेंट एग्जाम्पल एंड देन उसको आप अच्छे से कंक्लूड करिए। सो दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट explaining something. Now
सी द क्वेश्चन आस्क फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने ये चीज़ कितनी बार सुना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबका हित हो सबका सुख हो। That is only what is the meaning of inclusive development. Now if there is a question on inclusive development and you use such words in the conclusion, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा impact create करेगा on the mind of the examiner and that can certainly I believe help you to get good marks. एक हो सकता है कि आपका आंसर पढ़ रहा है, आपने आखिरी में इसको लिख दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसकी मतलब कितनी थॉट प्रोसेस इसकी लिंकेज में चलती है कि इस टॉपिक को इसने यहाँ लिंक किया। मे बी यू कैन गेट 1 or half marks extra into the question. Try to, what you need to do in the answer writing is try to find such measures which can help you to gain an extra half marks per question. ये सुनने में लगता है कि हाफ मार्क्स पर क्वेश्चन, बट अगर आप 20 क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो 10 मार्क्स और 6 पेपर के हिसाब से 60 मार्क्स। 60 मार्क्स एक पर्सन को रैंक 1 भी ला सकता है और लिस्ट से बाहर भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेक श्योर करिए व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन डू टू गेट दैट हाफ एक्स्ट्रा मार्क्स देन द अदर पीपल हु विल बी राइटिंग द सेम आंसर। ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। नाउ वील सी two more words. It is describing. जब डिस्क्राइब करने को बोलता है तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड अकाउंट ऑफ समथिंग देना होता है, ठीक है, क्लियर पिक्चर विदाउट एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको बहुत एनालिसिस नहीं करना, आपको जस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना है। एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का सेलिएंट फीचर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अब देखो दिस इज समवेयर it is about the knowledge which you learn from your books. अब आपने अगर NCERT भी पढ़ी है तो भी आपको पता है वहाँ बहुत क्लियरली NCERT में मेंशन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की क्या क्या कंडीशन है, कि टेम्परेचर जो है वाटर का 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वर्टिकल विंड्स, बहुत ज़्यादा विंड्स का डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। सो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ढंग से नहीं कर सकते। दिस इज़ वेयर द रेलेवेंस ऑफ बुकिश नॉलेज ऑल्सो कम्स। जब इसमें अगर बुक की नॉलेज है तब अगर आप किसी भी एक बुक से पढ़ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप एक बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें रेदर देन मल्टीपल बुक्स को लेके और रिवाइज ना कर पाए। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, एज डिस्क्राइब बाय WMO। सी, आप ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफाइन कर रहे हैं, आप ट्राई करिए कि व्हेन यू आर डिफाइनिंग सर्टेन थिंग्स इन द इंट्रो आप एक क्रेडिबल बॉडी से शुरुआत करें जिसने उसकी डेफिनेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल साइक्लोन को WMO डिफाइन करता है, बट अगर आप लिख दो एज डिफाइंड बाय OECD, तो इट विल बी वेरी एब्सर्ड, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी कोई बॉडी लिख रहे हैं अपने इंट्रो में किसी डेफिनेशन के साथ, आप इंश्योर करिए कि दैट इज वेरी मच अलाइंड विथ कि उस बॉडी ने वो डेफिनेशन दी हुई है। आवर लास्ट वर्ड इज एलुसिडेट, ठीक है। एलुसिडेट रिक्वायर्स a thorough explanation supported by examples और illustrations, ठीक है। तो जब भी आप elucidate कर रहे हैं तो आपको एक thorough examples के साथ अपनी बात को रखना है, illustrations को रखना है। Example, elucidate the concept of soft power in the international relation। तो soft power international relations में कैसे कैसे हेल्प करता है आपको सब कुछ बताना है, कल्चरल टाइज के रूप में। फॉर एग्जांपल, हमारे रिलेशन विद दी जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वो बताइए। देन आप ये बताइए कि किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट में काम करता है। फॉर एग्जांपल, वैक्सीन मैत्री विच वी हैव यूज्ड ड्यूरिंग द कोविड टाइम। देन फॉर एग्जांपल आप ये बताइए कि किसी तरीके से ये वॉर वगैरह को मतलब रोकता है। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे चाइना की पॉलिसी है डेट ट्रैप की फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इंडिया की ऑन दी अदर हैंड ड्यू टू सॉफ्ट पावर क्या है कि हम कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो ये आप रीजन वाइज एग्जाम्पल देके पॉइंट्स लिखिए। बट नाउ सी, now when you will be writing the question and introducing it, you will certainly define soft power, ठीक है। अब एक होता है कि आपने सिंपल डेफिनेशन दे दी कि सॉफ्ट पावर क्या होती है कि, बट अगर आप इसको लिखें, द टर्म सॉफ्ट पावर was coined by Joseph Nee, an American political scientist, in his book Bound to Lead, Changing the Nature of American Power।
सो अब आप देख रहे हैं कि दिस इज समथिंग, एक बच्चा जिसने सिर्फ सॉफ्ट पावर को लिखा होगा, डिफाइन किया होगा, और एक जिसने ये बता दिया कि इसको कॉइन किसने किया, तो सर्टेनली जिसने कॉइन किया है कहीं ना कहीं मी एज एन एग्जामिनर विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द कॉपी जिसने इस तरीके से लिखा है। द रीज़न ऑफ टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टुडे वॉज कि कहीं ना कहीं आप जो अपनी आंसर राइटिंग की अप्रोच है अब उसको इस तरीके से अलाइन करिए। जब भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है टेक 10 सेकेंड्स और इन वर्ड्स को याद करके देखिए कि एक्चुअल उस क्वेश्चन में करना क्या है, उस हिसाब से अपनी हेडिंग्स को ब्रेक करिए, फॉलोड बाय द पॉइंट्स एंड द एग्जाम्पल्स। मेक श्योर करिए कि गुड वर्ड्स को यूज़ करके कंक्लूड करें। एंड जब भी आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये पता चल सके थोड़ा सा आप एक ब्रेनस्टॉर्म करके कि कहाँ से कोट हुआ या फिर इसका इमरजेंस क्या हुआ। अब आप नैम की बात कर रहे हैं और आप यही नहीं बता रहे हैं कि कोल्ड वॉर एरा में नैम का इमरजेंस हुआ था, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इस तरीके का पढ़ रहे हैं, एक बैकग्राउंड हल्का सा पता होना चाहिए ताकि आपके इंट्रोडक्शन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो दिस ऑल इफ़ यू फॉलो the kind of process we have discussed for the answer writing, followed by the strategy which we have like read about the पूरी जो भी हमने आज स्टडी की है from essay to आपका हिंदी to GS 1 to 4 and 5 and 6. So a combination of all this will help you certainly to get very good marks in the mains.